हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 एडिशन पॉलिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे, जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहले इसको जो है हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा एवं उसके निर्माण प्रक्रिया की। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में की गई थी। भारतीयों की ओर से कहा गया था कि एक संविधान सभा की जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाए, और इसकी मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो रखा था, तो वो एम एन राय थे, इनके द्वारा रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर जो है पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई में 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1936 में फैजपुर में, जिसके अधिवेशन में की गई थी। ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, और क्या था, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। जो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी तो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से क्या था, इनमें से 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें ये देसी रियासतों या देसी राजाओं को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन जो था तो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे तो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। 296 सीटों में से क्या था, ब्रिटिश भारत को आवंटित जो थी 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को जो 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को इसमें केवल जो है मात्र 15 सीटें ही मिली थी। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ में संविधान सभा के जो है ये तृतीय अधिवेशन से, इसमें क्या था, संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने लगे थे। इन्होंने पहले जो है इसमें भाग नहीं लिया था। फिर संविधान सभा मुख्यतः क्या थी, संविधान सभा जो थी तो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये संविधान सभा जो थी एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यह निर्वाचन जो था वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये जो है कई बार स्टेटमेंट डायरेक्ट इसी तरह पूछ देता है कि जो निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार पर आधारित था, लेकिन क्या था, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था।
20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था तथा किया गया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल कितने 207 सदस्य थे, जिनमें से 9 महिलाएं थी और बाकी पुरुष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो की थी, अस्थायी अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके बाद फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया। फिर माउंटबेटन योजना जो कि 3 जुलाई 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा क्या था, मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण में और उसे अंगीकृत होने तक जो समय लगा था, तो भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कहीं कहीं पर जो है ये आपको 17 दिन भी लिखा हुआ मिलेगा। जो ये राज्यसभा की वेबसाइट है इस पर क्या है, इस पर ये 17 दिन लिखा मिलेगा। इसके लिए कुल कितने 11 अधिवेशन हुए थे और कुल अवधि रही थी तो 165 दिन तक, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जो है 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हो गई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। कितने, तो ये 284 सदस्यों के द्वारा किए गए थे। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव भी लिखा मिलेगा, को संवैधानिक जो है इन्हें सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये तीनों वर्ड याद रखिए, बहुत पूछे जाते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो कितनी थी, तो ये 15 थी। वो कौन कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका रे थी और मालती चौधरी थी, दक्षियानी बेलायुधन थी, बेगम एजाज रसूल थी, इन्नी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन थी। इसके ग्रेनविले ऑस्टिन जो थे उन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ये स्टेटमेंट याद रखिए, पूछा जाता है किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट ग्रेनविले ऑस्टिन ने दिया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उन्होंने शामिल होने के लिए जो है विकल्प रखा गया था, ऑप्शन था कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे मुस्लिम लीग के सदस्य। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। जब इसका पुनर्गठन किया गया तो इसमें जो है मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल हुए। अब हम बात करेंगे इनसे बनने वाले यहाँ पर MCQs। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। और भी प्रस्तुत किया था रांची में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था।
नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार रखा था? तो वो थे कौन? एम.एन. राय। एम.एन. राय ने रखा था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात इसका प्रस्ताव रखा गया ऑन 1942 में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये कितनी है? 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि जो है किया गया था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र किया, जिसके आधार पर क्या थी? संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो था जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड जो थे यही कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे और पैथिक लॉरेंस ये भारत के सचिव थे। ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे तो ये नौसेना मंत्री थे उस समय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसके उपसभापति रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। इसमें वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जो थे तो सभी थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 दिसंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? सी राजगोपालाचारी शामिल थे जो कि शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे वो शामिल थे, कृषि मंत्री थे जगजीवन राम, कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, इसका जो है कथन ये कह रहा है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका कारण कह रहा है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो ऐसा इनका विचार कुछ नहीं था, ऐसी व्यवस्था से इसका बंटवारा कैसे बच जाता? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्कीवाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 से लंदन गए। 1945 में जो लंदन गए वहां पर उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। वहीं पर जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। इन्हीं प्रस्तावों को वेवेल योजना कहा गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद संविधान बनाया जाना इत्यादि ये प्रावधान शामिल किए गए थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था और संवैधानिक गतिरोध दूर करना इसका उद्देश्य जो है कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था कि जिससे भारत का विभाजन बच जाता। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जो है कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम तो बिल्कुल नहीं थी।
यहाँ पर जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, हम एलिमिनेशन जो है मेथड्स को भी अपना सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से जो है कार्य भी किए थे। तो क्या थी, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, सॉरी, ये वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और संविधान में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का भी जो है इसमें गठन किया था। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट है। अभी पिछले में कह रहा था कि यह आधारित थी, तो वो स्टेटमेंट वहां पर इनकरेक्ट था। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यदि ये नहीं वाला वर्ड नहीं दिया होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल थी। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। संविधान सभा के बारे में गलत कथन, पहला कह रहा है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति जो थी सबसे महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो है गलत कथन पूछ रहा है, जो गलत होगा वही इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के, जो यहाँ पर ये वयस्क मताधिकार वाली बात आ जाए स्टेटमेंट वहीं पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था, जैसे कि अब है सबको वोट देने का अधिकार है, तब ऐसा नहीं था, सबको मत देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ये हुआ था कैसे, ये हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी से थे डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। कब, 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी किसने, इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये इसके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये की गई थी किसके द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत स्वतंत्र भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ये की गई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, बैठक के साथ ही आरंभ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। जो है क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था।
और जो है उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था, जो कि संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखने वाले थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला स्टेटमेंट है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है। थर्ड स्टेटमेंट है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल है। फोर्थ स्टेटमेंट राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ना कि बल्कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात किसको? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या कभी आप लोगों ने जो है सुना है कि इस बार जो है किसके राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सबको देने जाना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हुए थे कितने? 12। देखते हैं नेक्स्ट, इसको जो है सब कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो सही तिथि कौन थी? 24 जनवरी 1950। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये लगा था कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यहाँ पर जो है 2 सूचियाँ दी हुई हैं और इन सूचियों को मिलाना है, तो इस सूचियों को मिलाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे तो एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, वो के.एम. मुंशी थी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के संघ संविधान समिति की अध्यक्ष जो थे, ये राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो है सदस्य और क्या थे? ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये वी.टी. कृष्णमाचारी और जवाहरलाल नेहरू जो है ये दोनों थे। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, जो ये थे कौन? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे तो वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे कौन? वी.एन. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव जो कि वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ये तैयार किया गया था किसके द्वारा? वी.एन. राव के द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन, जिस पर विचार एवं जो है परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और वी.एन. राव के मूल प्रारूप में कितने 243 अनुच्छेद और कितनी 13 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये जो इसका तृतीय वाचन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक ये चला था।
नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे तथा संविधान के शेष उपबंध जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। तो यहाँ पर जो है क्या है, माना क्या जाता है, माना ही जाता है कि संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए लागू करने का निर्णय लिया गया था 26 जनवरी को। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था और तब से प्रत्येक वर्ष जो है 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ, 26 जनवरी तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से क्या है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, संविधान दिवस पूछ लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, इसको अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था ये नवंबर 26 को और वर्ष था 1949। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। वर्ष 1946 को संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान चले जाने के कारण क्या हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। उसके बाद पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर जो है रिक्त की थी। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल में फिर भी जो है हो सकता था, लेकिन क्योंकि जो है डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे, अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से ही निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर जो है हम बम्बई प्रेसिडेंसी ही मानेंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी कब? 1891 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 को। और हुआ कहाँ था ये भी देख लेते हैं। पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में था। मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल हुई। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का क्या प्रावधान किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट है पहला कथन ए कह रहा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल करता है। भारत का संविधान नहीं करेगा तो कौन करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसका कारण कह रहा है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन क्या है ये दोनों अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं। कथन जो ए है वो आर के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए इसका सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार क्या है जो ये दोनों सही है किंतु जो है इसका सही है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो ये की गई थी किसके द्वारा? मौलाना आजाद ने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल गुलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। अब जब एक लोग विरोध करेंगे 2 लोग समर्थन करेंगे तो जो है बहुमत का जमाना शुरू से रहा है और आज भी है तो जीतेगा कौन? बहुमत वाला ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। अभी जो है 28 और 29 अक्टूबर को जो भी पीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन सी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? जिसने भी जो है देखा हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। जो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यही सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अब इसको क्या एक राजनीतिक दल के रूप में इसको हटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन दिया था किसने? मोरिस जोन्स का है। सॉरी ये मोरिस जोन्स का नहीं, ये आइवर जेनिंग्स का है। मोरिस जोन्स ने कुछ और कहा था। आइवर जेनिंग्स कहते हैं उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को क्या है न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ऐसा मानना है आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहने वाले थे कौन? ग्रेनविली ऑस्टिन। यह इनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा था ग्रेनविली ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो है 15 थी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।